Assalamu alaikum and welcome to lecture 24 of investment analysis and portfolio management. Let's have a look at outline. Today we have to cover recap of previous lecture, portfolio returns, portfolio proportion, mean or average return, variance and covariance, sample covariance, expectations, expected returns, population variance, population covariance. So these are the topics which are you can say these are the introductory topics for portfolio management. As you know, we have started the portfolio management topic in our previous lecture, and we have discussed the objective of the portfolio, why we create portfolios. Then we have started introductory terminologies which are used in the portfolio topic, and these outlines includes all these terminologies which will be used in the portfolio topics. So let's start with portfolio return. As you know, we have started this topic in our previous lecture, and we have studied that in order to calculate a return, a simple return on any stock or any investment, you can calculate this by deducting final value minus initial value and divide the whole amount by the initial value, and you will obtain return on the investment. So in portfolio return, today we will discuss that the calculation which we have discussed in our previous lecture can be easily extended to include dividends. As you know, we have discussed the initial formula which do not consider the dividend, but in this formula dividend is also included in the formula. If the dividend payment per share from stock I is denoted by DI, the formula for the calculation of the return from a portfolio becomes, so this is a formula which is presented on your screen, which we use for calculation of portfolio return if the dividend is also involved in the cash flows. तो आपके पास अगर कैश फ्लोज में डिविडेंड भी आ जाए कि फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू की ड्यूरेशन के दरमियान अगर डिविडेंड भी एंटिटी अनाउंस करती है फॉर ए शेयर होल्डर्स, तो उसको आप किस तरह इंक्लूड करेंगे. तो आपको याद होगा कि हमने ये P1 से उसकी प्राइस और उसके नंबर ऑफ जो क्वांटिटी हेल्ड है वो शो की थी, और DI आपका प्रेजेंट कर रहा है डिविडेंड्स को, और PI आपका शो कर रहा है प्राइस को जो इनिशियल थी और फाइनल प्राइस तक उसकी क्या वैल्यू बनी है. इस फॉर्मूला में ये सब कुछ इंक्लूडेड है. तो ये फाइनल प्राइस और उसमें से हमने फिर इनिशियल प्राइस को माइनस किया जो कि एट टाइम ऑफ परचेज थी. तो इस तरह आप रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी आइटम्स हैं जो कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बेसिस स्ट्रांग हो जाए. अगर बेसिस स्ट्रांग हो तो फिर किसी भी सिनेरियो को आप आराम से टैकल कर सकते हैं. और इन जो ये इंट्रोडक्टरी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके फार्मूलाज हैं, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. तो उसके बाद फिर हम इसके पोर्टफोलियो के टेक्निकल टॉपिक्स और उसके टेक्निकल कैलकुलेशंस वगैरह को भी देखेंगे. इसमें एक एग्जांपल है कि एक पोर्टफोलियो है जिसमें इन्वेस्टर के 3 स्टॉक्स उसने हेल्ड किए हुए हैं, और स्टॉक्स हैं A, B एंड C, और उनकी होल्डिंग बताई हुई है कि होल्डिंग उसमें कितने नंबर ऑफ स्टॉक को उसे होल्ड किया हुआ है. एक 50 नंबर उसने होल्ड किए हुए हैं फॉर स्टॉक A, 100 नंबर हैं फॉर स्टॉक B एंड 300 नंबर हैं फॉर स्टॉक C. उसकी इनिशियल प्राइस भी बताई गई है, फाइनल प्राइस बताई गई है, और डिविडेंड पर शेयर बताया गया. तो इसको इंडिविजुअली हम फॉर्मूले में पुट कर लें तो ये आपके सामने रिटर्न हम कैलकुलेट
कर रहे हैं कि 15 उसकी फाइनल प्राइस थी, उसमें हमने डिविडेंड को ऐड किया जो कि 1 पर शेयर अनाउंस हुआ था, और इस तरह ये ए की कैलकुलेशन कर ली हमने, दिस इज बी एंड दिस इज सी पार्ट, और इसमें से फिर हमने उसकी इनिशियल प्राइस को लेस कर दिया और डिवाइड कर दिया उसकी टोटल इनिशियल कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो, एंड वी गेट द रिजल्ट 0.122 और 12.2%। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं कि आपको रिटर्न अगर डिटरमिन करना होगा, फाइनल और इनिशियल प्राइस दी गई हो और बीच में अगर कोई कैश फ्लोज हो रहे हैं जस्ट लाइक डिविडेंड इन द केस ऑफ शेयर्स, तो उसको किस तरह आपने इंक्लूड करना है फॉर्मूले में और कैलकुलेशंस को किस तरह शो करना है। उसके बाद पोर्टफोलियो रिटर्न में कुछ चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। दिस फॉर्मूला फॉर द रिटर्न कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट शॉर्ट सेलिंग ऑफ स्टॉक। Remember that short selling refers to the act of selling an asset you do not own by borrowing the asset from another investor. इस शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी एसेट को ओन नहीं करते, आपने किसी और इन्वेस्टर से बोरो किए फंड्स और एक शॉर्ट टर्म के लिए आपने परचेज करके कुछ फौरन उसको सेल कर दिया। In the notation we are used here, short selling means you are indebted to the investor from whom the stock has been borrowed, so that you effectively hold a negative quantity of the stock. तो इसका क्या मतलब है, इसमें आपने नेगेटिव स्टॉक यानी आपने बोरो फंड से परचेज किए हुए हैं एसेट्स, लेकिन उस पर आपका ओनरशिप नहीं है क्योंकि वो बोरोड स्टॉक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव गॉन शॉर्ट 200 shares of Ford stock, then the holding for Ford is given by -200. The return on a short sale can only be positive if the price of Ford stock falls. तो अगर आपने बोरो करके उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर उसकी जो रिटर्न है और उसका जो फाइनल आउटकम है वो पॉजिटिव कब होगा, जबकि उसका इनिशियल जो फाइनल प्राइस है वो काफी डाउन हो जाएगी। In addition, during the period of the short sale, the short seller is responsible for paying the dividend on the stock that they have borrowed. The dividend therefore count against the return since they are a payment made. तो ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पे डिस्कस कर ली, क्योंकि नॉर्मल आपके पास सिनेरियो में शॉर्ट सेलिंग का भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। इसमें एग्जांपल है, ऑन June 3rd, 2012 a portfolio is constructed of 200 Dell stock and a short sale of 100 Ford stock, यानी आपने 200 का डेल का स्टॉक खरीदा और 100 का फोर्ड स्टॉक का स्टॉक पर सेल कर दिया है, यानी दो कंपनीज के आपने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, एक है डेल कंपनी के और दूसरे हैं फोर्ड कंपनी के। 200 आपने कंस्ट्रक्ट किया और शॉर्ट सेल ऑफ 100 स्टॉक आपने इस पोर्टफोलियो में जून 3, 2012 को किया। The prices on this stock on June 2nd, 2013 and the dividend paid are given the table, यानी फाइनल प्राइस उसकी और उसका जो डिविडेंड्स हैं वो नीचे टेबल में आपको शो किए गए हैं। उसमें डेल की इनिशियल प्राइस आ रही है, डिविडेंड आ रहा है एंड फाइनल प्राइस इसी तरह फोर्स की स्टॉक की आ रही है। इसका रिटर्न हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं कि पहले हम डेल के ले रहे हैं कि 200 आपके पास डेल के स्टॉक मौजूद था, उसको आपने मल्टीप्लाई किया विद द फाइनल प्राइस, ये डेल का आ रहा है, और उसमें जो आपने फोर्ड का लिया था क्योंकि यू हैव बोरोड द फंड्स, बोरोड द स्टॉक्स, तो उसमें आपने -100 से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि -100 आपका आउटफ्लो होगा, यानी आपने बोरो किए हुए हैं, यू हैव टू रीपे द फाइनल, जब आप उसको फाइनल उसकी प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं तो इसमें आउटफ्लो होगा इसका -100 इंटू 11.47। अभी 11.47 किस वजह से आया है कि इसमें डिविडेंड की भी अमाउंट शामिल थी, कि डिविडेंड भी लिया गया है, तो इन डिविडेंड प्लस फाइनल प्राइस आपके पास आ गई 11.47, और इसमें से फिर हमने इनिशियल प्राइस को माइनस कर दिया। 200 स्टॉक थे फॉर डेल एंड 100 स्टॉक थे फॉर फोर्ड,
तो इस तरह हमने इस शॉर्ट सेलिंग को अपने फॉर्मूले में इंक्लूड किया और हमारा रिजल्ट आया 0.43 यानी 43%। पॉजिटिव इस वजह से आया कि डेल के स्टॉक की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज थी, तो उसकी वजह से आपका जो रिटर्न निकला है दैट इज पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ यू टैकल शॉर्ट सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। Portfolio proportions, the calculation of portfolio return. So far we have used the quantity held of each asset to determine the initial and final portfolio values. अभी तक हमने जो एग्जांपल्स वगैरह देखी हैं, जो बात की है, वो क्वांटिटी हेल्ड की थी कि इतनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं फॉर ए स्टॉक, इतनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं फॉर बी स्टॉक। What proves more convenient in later calculation is to use the proportion of the portfolio invested in each asset rather than the total holding. The two give the same answer, but using proportions helps emphasize that the returns and the risks discussed later depend on the mix of the assets held, not on the size of the total portfolio. तो अभी जो हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे और जब उसके टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस पे पोर्टफोलियो की और उसके एग्जांपल्स पे जाएंगे, तो हम प्रोपोर्शन वर्ड यूज कर रहे होंगे कि ए एसेट का, ए स्टॉक का कितना प्रोपोर्शन है इन टोटल पोर्टफोलियो, बी एसेट का कितना प्रोपोर्शन है इन टोटल पोर्टफोलियो। हम उसकी होल्डिंग भी नहीं जा रहे होंगे, हम उसका प्रोपोर्शन वहां पे मेंशन कर रहे होंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 2 स्टॉक्स, नीदर ऑफ विच पेज एनी डिविडेंड। The prices of the stock over a 3-year period and holding of each is given in the table. ये एक पोर्टफोलियो है जिसमें 2 स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। दिस आर योर पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग उसमें आप देख रहे हैं कि 100 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं फॉर स्टॉक ए, 200 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं फॉर स्टॉक बी। और इनिशियल प्राइस जो हमने P0 से प्रेजेंट करते हैं, दिस इज द इनिशियल प्राइस, यानी एट टाइम ऑफ परचेज उसकी क्या प्राइस है, एंड दिस इज प्राइस एट पीरियड 1। यहां पे पीरियड्स में बात आ गई है कि एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इन स्टॉक्स की क्या प्राइसेस हैं। P1, P2, P3 पीरियड्स को शो कर रहा है, उसमें उसकी प्राइसेस डिफाइन की गई हैं कि ये इसकी प्राइसेस हैं। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज किस तरह कैलकुलेट होगा, 100 आपके जो नंबर ऑफ होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे विद योर इनिशियल प्राइस, तो आपके पास इनिशियल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगी। डेट कैलकुलेट्स टू अराउंड 2600। दिस इज योर इनिशियल वैल्यू। सो अगर पोर्टफोलियो का प्रोपोर्शन आप कैलकुलेट करेंगे वो किस तरह करेंगे, वो हम देखते हैं कि आप इसमें किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि आप टोटल वैल्यू निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू निकालेंगे ऑफ योर स्टॉक। इस स्टॉक की आप उसका टोटल इनिशियल वैल्यू निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक से, तो आपकी पोर्शन उससे कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि हमने जो स्टॉक ये हेल्ड किया हुआ है उसकी निकाली है यहाँ पे कि 1000 उसकी टोटल इनिशियल वैल्यू थी ऑफ स्टॉक की, वो किस तरह निकली कि 100 होल्डिंग थी और उसकी इनिशियल प्राइस थी 10, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 1000। 1000 आपकी इनिशियल वैल्यू थी ऑफ स्टॉक ए, उसको डिवाइड कर दिया टोटल स्टॉक होल्डिंग के साथ, उसकी वैल्यू के साथ, दैट इज 2600। तो ये आप परसेंटेज टर्म्स में भी नॉर्मली हम जो अपनी टेक्निकल कैलकुलेशंस आगे करेंगे उसमें हम परसेंटेज टर्म्स में शो कर रहे होंगे। यहाँ पे हमने उसको 5/13 उसका नंबर्स निकाल के यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट किया है, और इस तरह स्टॉक पी की क्या होल्डिंग है 8/13। और इसके अगर रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस तरह होगा कि हमने यहाँ पे होल्डिंग की जगह रिटर्न कैलकुलेट करते हुए होल्डिंग की जगह इसकी प्रोपोर्शन शो की है 5/13 और 18/13, और उसकी फिर हमने मल्टीप्लाई किया है विद जो उसकी एट द एंड ऑफ पीरियड 1 जो रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं 15 उसके पीरियड एंड पे। अगर पीरियड 1 पे आप रिटर्न देखना चाहें तो क्या होगा 15 फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस दैट इज 10 डिवाइड बाय 10, यानी इसमें हमने टोटल से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बल्कि हम एक पर शेयर प्राइस उठा के उसकी प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे।
तो 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 ये ए की निकल आई, और उसके बाद हमने फिर बी की कैलकुलेट कर ली. दिस इज फॉर स्टॉक ए एंड दिस इज फॉर स्टॉक बी. तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आया 0.269, दैट इज 26.9%. तो अगर प्रोपोर्शन में आपने प्रोपोर्शन, क्योंकि हम फ्यूचर में यूज करेंगे तो प्रोपोर्शन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हमने ले ली. एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज, स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर में क्या पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 3300. वो किस तरह कि आपने होल्डिंग को मल्टीप्लाई किया विद योर प्राइस एट पीरियड 1. तो आपके पास अमाउंट निकल आई टोटल 3300. दिस गिव न्यू पोर्टफोलियो प्रोपोर्शंस, यानी हर पीरियड एंड पे आपके पास एक नई प्रोपोर्शन आएगी कि आपके टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उसमें से ए स्टॉक की कितनी परसेंटेज है और बी स्टॉक की कितनी परसेंटेज है. तो एट द एंड ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर तो आपके पास क्या प्रोपोर्शन है आपके स्टॉक की 5/11 फॉर स्टॉक ए एंड 6/11 फॉर स्टॉक बी. एंड दिस इज फॉर पीरियड एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड सेकेंड. और इसी तरह हमने रिटर्न कैलकुलेट किए एट द फॉर पीरियड 2, और उसमें से उसकी फाइनल प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 2 माइनस इनिशियल प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1 या एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड 2. तो यहाँ पे हमने स्टॉक ए और बी की दोनों की प्रोपोर्शंस के मुताबिक कैलकुलेट की. तो हमारे पास रिजल्ट आ गए जो कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. 0.03 दैट इज 3%. तो पहले आपको जो रिटर्न मिल रहा था दैट वाज 26.9%, और एट द एंड ऑफ पीरियड 2 इट बिकम्स 3%. और साल के आखिर में अगर देखें एट द एंड ऑफ द टोटल होल्डिंग पीरियड तो आपके पास जो प्रोपोर्शंस निकल रही हैं वो निकल रही हैं 6/17 फॉर स्टॉक ए एंड 11/17 फॉर स्टॉक बी. और जो रिटर्न अगर एट द एंड ऑफ पीरियड 3 हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ रहे हैं 0.176, 17.6%. तो आपने देखा कि हर साल हमने उसकी प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट किया और उसके थ्रू हमने रिटर्न को कैलकुलेट किया. तो इस साल एट द एंड ऑफ पीरियड 3 it becomes 17.6%. At the end of year 2 that was the return was 3%. At the end of year 3 at the end of year 1 the return was 26.9%. तो ये इस तरह फ्लो हो रहा है आपका पूरा. तो इस तरह ये आपका फ्लो हो रहा है पूरा रिटर्न्स ईयर बाय ईयर. तो प्रोपोर्शंस आपको हर साल की कैलकुलेट करनी होगी और प्रोपोर्शंस को यूज करते हुए आपको उसका रिटर्न कैलकुलेट करना होगा. प्रोपोर्शंस हमने देखा कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज, यानी टोटल प्राइस जो बन रही है स्टॉक की और रेस्पेक्टिव स्टॉक की प्राइस को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय टोटल प्राइस ऑफ द स्टॉक. तो उससे हमारे प्रोपोर्शंस कैलकुलेट हो जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस मीन और एवरेज रिटर्न. ये वो तमाम टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारी यूज होंगी when we started portfolio questions. ये पोर्टफोलियो में हम जब आप रिस्क कैलकुलेट कर रहे होंगे उसके रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां पे ये प्रोपोर्शन का वर्ड भी और मीन और एवरेज रिटर्न का वर्ड भी यूज हो रहा होगा. तो इसकी यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहे हैं ताकि जब हम उसकी कैलकुलेशंस पे जाएं तो वहां पे आपके लिए डिफिकल्टी ना हो और आप आराम से उसको अंडरस्टैंड कर पाए. As has been illustrated in the examples, over time the return on stock or a portfolio may vary. The price of the individual stocks will rise and fall, and with them the value of the portfolio. क्योंकि एक पोर्टफोलियो बिल्डअप हुआ होता है स्टॉक से, नंबर ऑफ स्टॉक्स. एक पोर्टफोलियो के अंदर 2 एसेट्स भी हो सकते हैं जिसको हम 2 एसेट पोर्टफोलियो बोलेंगे, 3 एसेट्स भी हो सकते हैं जिसको हम 3 एसेट पोर्टफोलियो बोलेंगे, और उसके अंदर नंबर ऑफ एसेट्स भी हो सकते हैं 100, 200, 500. तो ये सब स्टॉक को मिला के आपका क्या बनता है पोर्टफोलियो. वंस द रिटर्न हैज बीन ऑब्जर्व्ड फॉर अ नंबर ऑफ पीरियड्स इट बिकम्स पॉसिबल टू डिटरमिन द एवरेज और मीन रिटर्न. क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा हो तो उसको यूज करते हो आप एक एवरेज रिटर्न या मीन वैल्यू निकाल सकते हैं और उससे आप फ्यूचर को
एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसके क्या रिटर्न्स हो सकते हैं, और एवरेज लेके आप टोटल बता सकते हैं कि अभी तक कितना एवरेज रिटर्न अर्न किया है. फॉर द मोमेंट द मीन रिटर्न इज टेकन एज जस्ट एज एन एवरेज ऑफ पास्ट रिटर्न्स. We discuss later how it can be interpreted as a predictor of what may be expected in the future. If a return on an asset or portfolio is observed for periods 1, 2, 3, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें और उसमें जो पीरियड्स, जो पास्ट पीरियड्स को हम देख रहे हैं, डेट पीरियड्स आर पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3, और ये सो ऑन टिल द एंड ऑफ पीरियड टी. द मीन रिटर्न इज डिफाइंड एज, तो इसका मीन रिटर्न किस हम मेंशन करेंगे, वो हम आर बार से मेंशन करेंगे. ये आप देख रहे हैं कि आर और उसके ऊपर हमने एक बार भी लगाई हुई है. तो आर बार लगा के आप एक्सपेक्टेड या मीन या एवरेज रिटर्न उसका शो करते हैं, और इसी के थ्रू हम अपनी कैलकुलेशंस में आर बार के थ्रू एक्सपेक्टेड या मीन या एवरेज रिटर्न डिफाइन करेंगे फॉर्मूलाज के अंदर. और मीन और एवरेज रिटर्न के जो फॉर्मूला है वो आपके सामने आ रहा है कि समेशन, सम किस तरह कर रहे हैं हम कि जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं ओवर द पीरियड उसको हम एवरेज उनका लेके सम अप कर रहे हैं. तो हमारे पास ये आर बार कैलकुलेट हो रहा है कि जो स्टार्ट हो रहा है डेट इज पीरियड 1 और जो एंड हो रहा है पीरियड डेट इज पीरियड टी. इन पीरियड्स का हम रिटर्न्स को लेके उसका सम कर रहे हैं एवरेज का. तो इस तरह आप अपना एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड अगर टी पीरियड है तो हर रिटर्न को आप डिवाइड करेंगे उस टी पीरियड के साथ और उनको सम करेंगे तो आपका एवरेज और मीन रिटर्न आ जाएगा. और इसमें जो आर टी था, आर टी इज द रिटर्न इन पीरियड टी. तो ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज और मीन रिटर्न, और ये टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे in our portfolio calculations of risk or return. Is the example है, consider the following returns observed over 10 years. यहाँ पे years आ रहे हैं टेबल में और returns आ रहे हैं कि year wise कंपनी ने क्या returns earn किए. इसका mean return के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं by R bar. ये आप देख रहे हैं कि this is showing mean और average return. और this will be used as expected return for future periods. उसमें हम देख रहे हैं कि हमने ईयर बाय ईयर तमाम रिटर्न्स को ऐड किया 4 + 6 + 2 एंड टिल द पीरियड 10 रिटर्न्स. तो इन तमाम रिटर्न्स को ऐड किया और डिवाइड किया नंबर ऑफ पीरियड से, डेट इज 10. तो आपके पास जो एवरेज और मीन निकला इसका डेट इज 5%. It should be emphasized that this is a mean return over a given period of time. For instance, the example computes the mean return per year over the previous 10 years. तो ये जो भी आप mean या average निकालेंगे वो एक specific period को शो कर रहा होगा कि इतने periods का ये average है और इतने periods का mean आपने calculate किया है. और यही terminologies हम use करेंगे in our portfolio calculations. Now we come to variance and covariance. It has already been stressed that as well as the return on the portfolio, the investor has to be concerned with the risk. क्योंकि risk and returns go side by side. What risk means in this context is the extent to which returns varies over time. क्या रिस्क होता है, जो हम अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर से देखते हुए आ रहे हैं कि रिस्क इज द वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न उसमें वेरिएशन आए तो इसको आप क्या बोलेंगे, रिस्क. तो द रिटर्न्स वेरीज ओवर टाइम रिफ्लेक्ट्स द रिस्क. टू एसेट्स मे हैव एन आइडेंटिकल मीन रिटर्न बट वेरी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क. तो पोर्टफोलियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को और रिस्क को किस तरह मैच किया जाता है और किस तरह पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक पोर्टफोलियो के अंदर 2 एसेट हैं लेकिन उनका जो रिटर्न है, मीन रिटर्न है, डेट इज आइडेंटिकल, वो सेम है, बट
दे हैव डिफरेंट रिस्क, एक का रिस्क है 5%, एक का है 10%, लेकिन उनके रिटर्न्स सेम है। तो ये वो चीजें हैं कि रिस्क और रिटर्न को देख के फिर एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज करता है कि उसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और किस हद तक इन्वेस्टमेंट करनी है। द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ रिस्क यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न। तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं जबकि हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हो कि वेरिएंस ऑफ द रिटर्न, और इक्विवेलेंटली इट्स स्क्वायर रूट विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से और वेरिएंस से हम अपनी रिस्क को शो करेंगे जब हम पोर्टफोलियो को के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। जब हम बेसिक उसके टर्मिनोलॉजीज वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उसके सिंपल फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। जब पोर्टफोलियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसकी वहाँ पे भी हम कैलकुलेशंस वगैरह डिटेल में देखेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क को हमने शो किया विद द वेरिएंस ऑफ दैट इज द वेरिएंस ऑफ रिटर्न, एंड अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। When constructing a portfolio, it is not just the risk on the individual assets that matters, but also the way in which this risk combines across assets to give the portfolio variance. क्योंकि जब पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है टोटल आउटकम। वो इंडिविजुअल एसेट से ज्यादा प्रेफर कर रहा होता है कि टोटल रिटर्न उसको कितना मिल रहा है, जो कि बिल्डअप हुए हैं इंडिविजुअल एसेट्स पे। Two assets may be individually risky, but if these risks cancel, then a portfolio of the two may have a very little risk. एक का है 5%, एक का है 7%, तो रिस्क टोटल करेंगे तो पोर्टफोलियो का रिस्क आपको कैलकुलेट करना होगा कि पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है। इंडिविजुअल उसमें एसेट्स फाइनल आउटकम में मैटर नहीं कर रहे होते। द रिस्क विल कैंसल इफ अ हायर then average return on one of the assets always accompanies a lower than the average return on the other. तो हो सकता है एक अगर पोर्टफोलियो में दो एसेट हैं तो एक एसेट आपको दे रहा हो रिटर्न 10% और उस पर रिस्क को 15%, और दूसरे एसेट आपको रिटर्न दे रहा हो 15% उस पर रिस्क को 10%। तो ये एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं और टोटल रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज फेवरेबल फॉर द इन्वेस्टर। The measure of the way returns are related across assets is called the covariance of the return. तो यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया कि जो रिटर्न्स को आप एक दूसरे एसेट्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं उसको हम किस तरह शो करते हैं, कोवेरियंस ऑफ रिटर्न से, कोवेरियंस की टर्मिनोलॉजी से। The covariance will be seen to be central to understanding portfolio construction. तो यहाँ पे आपके पास सामने इस टॉपिक के अंदर वेरिएंस ऑफ रिटर्न, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरिएंस ऑफ रिटर्न आया और आपने इसकी बेसिक्स को यहाँ पे समझा। The portfolio variance and covariance are now developed by building on the variance of an asset and then developing the concept of covariance between assets. The data in the table describes the returns on General Motors stock traded in New York over a 10-year period. The variability of the return from a maximum of 36% to a minimum of -41% can be clearly seen. जो कि रिटर्न आपके पास ओवर द 10-year पीरियड, एक 10 साल का पीरियड है जो कि 93 से लेके 2003 तक शो हुआ है, और उसमें आपके सामने रिटर्न्स मेंशन है ईयर बाय ईयर। यहाँ पे आपके पास ये ईयर्स आ रहे हैं दो रोज में, यहाँ पे ईयर आ रहे हैं, यहाँ पे ईयर आ रहे हैं, और उनके रेस्पेक्टिव रिटर्न्स आ रहे हैं ईच ईयर। तो इन 10 सालों में आप देख सकते हैं कि 36% से रिटर्न शुरू हुए और जो एंड हो रहे हैं, जो लेटेस्ट पीरियड हमारे पास अवेलेबल है 2003 का, उसमें आ रहे हैं -40.9%, और यहाँ पे जो स्टार्ट था दैट इज 36%, और 36% आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट रिटर्न था और लोएस्ट रिटर्न है आपके पास 40.9 नेगेटिव
40.9 या 41% नेगेटिव. The issue is how to provide a quantitative measure of this variability. कि आपके पास 10 साल का पीरियड है और उसमें एक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, यानी 36% पॉजिटिव था और वो एट द एंड ऑफ द पीरियड विच इज 2003 उसमें वो नेगेटिव हो गया और 41% तक रिटर्न आपका डाउन यानी नेगेटिव हो चुका है. तो ये बहुत मेजर वेरिएशन है. उस मेजर वेरिएशन को आप अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे? The sample variance is a single number that summarizes the extent of the variation in return. The process is to take the mean return as a measure of the normal outcome. The difference between the mean and each observed return is then computed. This is termed as the deviation from the mean. कि आपने जो मीन रिटर्न अपना कैलकुलेट कर लेंगे, आप 10 साल 20 साल 30 साल कितने भी जितना भी पीरियड गिवन हो उसके रिटर्न्स अगर आपके पास हो तो आप उसका मीन रिटर्न आराम से कैलकुलेट कर लेंगे. और हर पीरियड का आप मीन में से डिफरेंस निकालेंगे. हर रिटर्न जो ईयर बाय ईयर आपके पास रिटर्न्स हैं उसको मीन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास डेविएशन आ जाएगा विद द मीन कि मीन रिटर्न से कितना डेविएट हो रहा है आपका result year by year. Some of these deviations from the mean are positive in periods when the observed return is above the mean and some are negative when the observed return is below the mean. क्योंकि जैसे आप पीछे एग्जांपल में देख चुके हैं कि नेगेटिव तक आपका रिटर्न जा चुके हैं इन 2003, तो उसमें आपके कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे जबकि आप कंपेयर कर रहे होंगे विद योर मीन रिटर्न या एवरेज रिटर्न के साथ, और कुछ रिजल्ट नेगेटिव आएंगे. द डेविएशंस फ्रॉम द मीन आर देन स्क्वेयर्ड एंड दीज स्क्वेयर्ड आर सम्ड. वंस यू हैव कैलकुलेटेड द डिफरेंस बिटवीन योर एवरेज और मीन रिटर्न विद द एक्चुअल रिटर्न, जब आपने इसका डेविएशन चेक कर लिया तो उसको अगर आप स्क्वेयर करेंगे और उनको सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल फिगर आएगी. द एवरेज इज देन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. विद t observations the sample variance is just described is defined as by the formula. ये किस तरह होता है कि आपने जो मीन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्क्वायर रूट है, यानी जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर किया है. आपने जो ऊपर हमने आपको डिटेल्स बताई कि आप ईयर बाय ईयर एक्चुअल रिटर्न को कंपेयर करेंगे विद योर मीन रिटर्न, उसका स्क्वायर करेंगे, उनको सम अप करेंगे तो वो फार्मूला से कैसा प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस. और उसका फार्मूला आपके सामने ये आ रहा है कि वेरिएंस स्क्वायर रूट. दिस इज योर वेरिएंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इज, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड अबव फार्मूला में वो आपका वेरिएंस है. यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस बन जाएगा और वेरिएंस का अगर अंडर रूट लगाएंगे तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा. और इन फार्मूलाज में जो चीज़ें आपको प्रेजेंट की गई हैं वो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आपके पास जो वेरिएंस का फार्मूला है उसमें पहले 1/t आ रहा है, डेट रिप्रेजेंट के आप एवरेज कर रहे हैं ओवर द टी पीरियड, यानी 10 साल हैं तो 10 साल पे आपको रिजल्ट को अपने डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा, यानी जो रिजल्ट आप निकाल रहे हैं उसको आप एवरेज कर रहे हैं. और सम आप किसको कर रहे हैं, सम आप कर रहे हैं फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड टी. किन चीजों को सम अप कर रहे हैं, आर टी माइनस आर बार, यानी जो एक्चुअल रिटर्न है इन पीरियड स्पेसिफिक पीरियड उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द मीन रिटर्न और एवरेज रिटर्न और उसका स्क्वायर कर रहे हैं आप. तो फिर आपके पास क्या निकल रहा है, वेरिएंस. और इसको अगर अंडर रूट कर लें तो ये आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कितना डेविएशन आई है फ्रॉम द एक्चुअल रिटर्न्स, यानी जो मीन है और जो एक्चुअल रिटर्न्स है उसमें कितनी डेविएशन आई है, इससे आपका रिस्क आपको पता चल रहा है. It should be noted that sample variance and standard deviation are always non-negative so that
जो आपका वेरिएंस है that is greater than or equal to 0 and standard deviation is also greater than or equal to 0. Only if every observation of the return is identical is the variance 0. अगर सेम हो जाए आपका मेन रिटर्न और आपका एक्चुअल रिटर्न तो फिर आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. There is one additional statistical complication with the calculation of the variance. The formula given above for the sample variance provides and produces an estimate of the variance which is too small for small samples. That is, when we have a small number of observations, although it does converge to the true value for large samples. Because of this, we say that it is a bias estimator. There is alternative definition of the variance which is unbiased. This is now described. The unbiased estimator of the two variance is defined by this formula. तो उसमें क्या हम कर रहे हैं, उसमें आप कंपेयर कर रहे हैं जो वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया है वो आपने किया है कि जो आपका फाइनल पीरियड था और जो आपका इनिशियल पीरियड था उसमें से वो लेस कर दिया, आपके पास एक पीरियड उसमें कम हो गया और बाकी फार्मूला आपका सेम है कि आप कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड टी, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं और उसका आप जो डेविएशंस हैं बिटवीन द मीन रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न्स उसका स्क्वायर करके आप स्टैंडर्ड आप उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद अगर उसका अंडर रूट लेने तो आप उसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो बेसिकली एक थ्योरेटिकल चीजें थी जो कि बायस एस्टिमेटर और अनबायस एस्टिमेटर को शो कर रही हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो हमने पहले फॉर्मूला डिस्कस किया नॉर्मली वो यूज होता है फॉर यूर कैलकुलेशंस ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न्स में आप ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वही चीजें वही पहले वाला फार्मूला यूज करते हैं. Now, sample covariance. It has been claimed that it is not just the variability of the return on each asset that matters, but also the way the returns vary across assets. To see this point very clearly, consider a simple example in which there are two assets with returns over the past 2 years as given in the table below. इसमें आपके पास दो एसेट्स हैं इस पोर्टफोलियो में, ए एंड बी, और उनके रिटर्न्स हैं पहले साल में और फिर दूसरे साल में, यानी 2001 और 2002 हमारे पीरियड्स हैं और उसमें उसके जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो मेंशन है. ओवर द 2 years द मीन रिटर्न ऑन ईच स्टॉक इज 6. वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मीन रिटर्न हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे. आपको जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, इट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द ओवर द पीरियड, जो भी पीरियड आपको डिफाइन है. यहाँ पे आपके पास रिटर्न ए के केस में 10 + 2 = 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ गया 6. और इसी तरह बी के केस में भी आपने मीन रिटर्न निकाल लिया, दैट इज 6. एंड द वेरिएंसेस ऑफ द रिटर्न्स, वेरिएंसेस आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आपको याद होगा 10 - 6 और उसको आप डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके आप उसको कैलकुलेट सम अप करेंगे, सम अप करने के बाद आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास उसका वेरिएंस आ जाएगा. तो वेरिएंस दोनों के केस में 16 निकल रहा है. एज इज क्लियर फ्रॉम द डेटा, दीज एसेट्स डू एग्जिबिट वेरिएबिलिटी इन देयर रिटर्न्स. लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एसेट्स को देखें तो उसमें वेरिएशन रिटर्न्स में बहुत ज्यादा है. जैसे कि इन 2001, जैसे आप सामने प्रेजेंट हो रहा है कि 2001 में जो रिटर्न है ओवर द एसेट ए इज 10 और ओवर द एसेट बी इट इज 2, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है. और इसी तरह जो फाइनल उसका रिटर्न है इन 2002, उसमें भी रिटर्न फ्रॉम एसेट ए इज 2 एंड रिटर्न फ्रॉम एसेट बी इज 10, तो उसमें भी वेरिएंस बहुत ज्यादा है. The position changes considerably when these assets are combined into a portfolio which has proportion 1/2 of asset A and 1/2 of asset B.
और पोर्टफोलियो के अगर सिनेरियो में देखें, उसका प्रोपोर्शन देखें तो वो 50-50% बना है। दोनों के स्टॉक्स 50-50% हैं टोटल पोर्टफोलियो में। विद दिस प्रोपोर्शंस द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इन 2001 वाज, जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है दैट इज 1/2 ऑफ 10 प्लस 1/2 ऑफ 2। तो यहाँ पे हमने 2001 का रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया, दैट कम्स टू 6, एंड इन 2002 द रिटर्न वाज, वो भी आपने जैसे कि पहले ऊपर भी कैलकुलेट कर लिया था कि वो भी 6 है। उनका मीन रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज ऑल्सो 6, बट इट्स वेरियंस उसमें कितना है? वेरियंस आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 0। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है कि आपका जो रिटर्न्स हैं 6, आपका जो एवरेज जो ईयर 1 में निकला 6 - 6 प्लस 6 - 6 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो कितना निकला? दैट इज 0। बट what we have found here is that although the return of the individual assets are variable when combined into a portfolio, their variability cancels and produces a portfolio with a constant return. तो अगर इंडिविजुअल आप देखते हैं तो इंडिविजुअल में आपको ये लगता है कि वेरिएंस उनमें बहुत ज्यादा है और उसमें वेरिएंस की वजह से उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। कि जब आप देखते हैं कि 10 आपको मिल रहा है और मीन रिटर्न है 6, और अब जब 2002 में देखते हैं कि एक्चुअल 2 मिल रहा है, मीन है 6, तो वेरिएंस बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से अगर रिजल्ट को देखा जाए तो कोई भी ये कहेगा कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसको एज ए कंबाइन करके पोर्टफोलियो के अंदर देखा जाता है कि पोर्टफोलियो में उसका वेरिएंस कितना निकल रहा है, तो डेट कैलकुलेट्स टू 0, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। तो इंडिविजुअल एसेट्स वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, बट व्हेन दे कंबाइंस इन अ पोर्टफोलियो देयर रिस्क और देयर वेरिएंस बिकम्स नील। यानी एक एसेट आपको दे रहा है बहुत हाई रिस्क, दूसरा एसेट दे रहा है बहुत कम रिस्क और रिटर्न, इसी तरह पहला एसेट दे रहा है बहुत ज्यादा रिटर्न, दूसरा एसेट दे रहा है बहुत कम रिटर्न। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो रिस्क आपका कम, यानी एक एवरेज लेवल पे आ जाएगा और रिटर्न भी आपका एक रीजनेबल लेवल पे आ जाएगा। तो जब कंबाइन किया जाता है पोर्टफोलियो के अंदर, उनके वेरिएंसेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और एक डिफरेंट पिक्चर आपके सामने और एक प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। The feature of the example that gives rise to this result is that in a year in which the return on one asset is high, the return on another asset is low. Put another way, as we move between years, an increase in return on one of the asset is met with an equal reduction in the return on the other. ये एक पोर्टफोलियो की वो होती है, खुसूसियत होती है कि जब एक पे ज्यादा हो रहा है रिटर्न, दूसरे पे कम हो रहा है, तो इन्वेस्टर के लिए आउटकम रीजनेबल होता है। दिस टीचेस अ फंडामेंटल लेसन फॉर पोर्टफोलियो थ्योरी। इट इज नॉट जस्ट द वेरिएबिलिटी ऑफ द एसेट रिटर्न दैट मैटर्स, बट हाउ द रिटर्न ऑन द एसेट्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो के इट इज नॉट जस्ट द वेरिएबिलिटी ऑफ एसेट्स रिटर्न्स दैट मैटर, बट हाउ द रिटर्न्स ऑन द एसेट्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि कोवेरियंस कितने हैं। इन आवर एग्जांपल द मूव्स आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, बट दिस वाज एक्सप्लॉइटेड इन द डिजाइन ऑफ द पोर्टफोलियो टू एलिमिनेट पोर्टफोलियो वेरिएबिलिटी। तो ये पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें क्या किस किस नेचर का और क्या खुसूसियत देखते हुए आपने इंडिविजुअल एसेट्स को कंबाइन किया और किस प्रोपोर्शन में कंबाइन किया है। इन द सेम वे दैट अ वेरिएंस इज यूज्ड टू मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ एन एसेट और पोर्टफोलियो, वी कैन आल्सो प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द मैनर इन विच द रिटर्न्स ऑन डिफरेंट एसेट्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर। To do this, we need to define the covariance between returns on two assets, which is a commonly used measure of whether the returns move together or in opposite direction.
तो हम कोवेरियंस को कैलकुलेट करते हैं कि रिटर्न्स की मूवमेंट देखने के लिए कि आइदर द रिटर्न्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स और नॉट, और उसके बाद वो पोर्टफोलियो को टोटल उसकी पिक्चर आपके सामने क्लियर होती है कि जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं उनके रिटर्न्स किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, कि ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन portfolio theory. Now we will discuss expectations. The first step in developing this new perspective is to consider the formation of expectation. कि expectation अब किस तरह develop की जाती है. Although not essential for using the formulas developed below, it is important for understanding their conceptual basis. तो शुरू से हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हम अगर बेसिक्स अपनी अच्छे डेवलप कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर किसी किस्म की सिनेरियो को आराम से टैकल कर सकते हैं. तो कंसेप्चुअल बेसिस स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है. कंसीडर रोलिंग अ डाइस एंड ऑब्जर्विंग द नंबर दैट कम्स अप. दिस इज अ सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट कैन यील्ड एनी इंटीजर बिटवीन 1 and 6. जब भी आप लूडो खेलते होंगे तो उसमें अगर आप डाइस को फेंकते हैं तो उसके पास आपके पास कितनी ऑप्शंस होती हैं कि क्या आउटकम निकले? 6 ऑप्शन होती हैं. एक भी निकल सकता है, 2, 3, 4, 5, 6. इन 6 नंबरों में से कोई भी नंबर आपका निकल सकता है. तो देयर आर 6 एक्सपेक्टेशंस विद प्रोबेबिलिटी, और हर आउटकम निकलने की प्रोबेबिलिटी की है 1/6. कि आपका नंबर 3 निकल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी की है 1/6, और आपका नंबर 5 निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6. तो हर रिजल्ट के लिए कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं? क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6 की प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका आउटकम निकलेगा. द एंटायर सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज इज देन क्या बन जाएंगी? अगर तो सबको सम अप किया जाए तो 1 निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6, इसी तरह 3 निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 6 निकलने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है. तो इन तमाम की जो प्रोबेबिलिटीज है आउटकम्स की, डेट इज 1/6. तो ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि एक डाइस की एग्जांपल को हमने डिस्कस किया कि डाइस फेंकते हैं तो आउटकम क्या निकलेगा, कि जो भी निकले आपका उसमें आपके सामने आएगा रिजल्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6. The expected value from this experiment can be thought as of the average outcome if the experiment was repeated very many times. आप इसको रिपीट करते जाएंगे तो आपका आउटकम जो है उसका एक एवरेज आप कह सकते हैं कि एक एवरेज आउटकम आपके पास निकल रहा है. Let x denote the number obtained by observing a roll of the dice. This is one observation of the random variable x. The expected value of the random variable is denoted ex. कि ये इसकी expectation है कि ये नंबर निकलेगा. And is given by the sum of possible outcomes. And outcomes के जो weight हम करेंगे that is small x. Weighted by their probabilities. तो आपके पास कितने number of outcomes की probabilities है? 6 के 6 नंबर्स आपके कैलकुलेट हो सकते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी 6 हैं आपके पास. तो वो अगर उसका एक्सपेक्टेड आप निकालना चाहें कि क्या नंबर निकलेगा अगर ये 6 आउटकम है और उनकी ये प्रोबेबिलिटीज हैं, तो वो आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, एक्सपेक्टेड आउटकम कितना आएगा, कि उनको उसकी रेस्पेक्ट आउटकम को रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्सपेक्टेड आउटकम आपके सामने आ जाएगा. तो इस तरह हम एक्सपेक्टेड आउटकम को कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज पहले देख लेते हैं हर आउटकम की और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी को विद द आउटकम और उनको सम अप करते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटकम आ जाते हैं. Notice the interesting feature that the expected value of 3.5 is not an outcome which will ever be observed.
only the integers 1 to 6 ever appear. तो अगर डाइस के एग्जांपल में हम वापस आए तो 3.5 जो नंबर निकला है एक्सपेक्टेड आउटकम का, वो कभी भी अपीयर नहीं होगा जबकि आप डाइस को रोल अप करेंगे और लूडो आप खेल रहे हैं तो आप डाइस को फेंकते हैं तो 3.5 की कभी भी आपके सामने आउटकम नहीं आएगा. बट इट डज नॉट प्रिवेंट 3.5 बीइंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो इसका मतलब ये नहीं है कि डाइस आप फेंकेंगे तो 3.5 आपके सामने आ जाएगा. 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 1 to 6 में कोई भी नंबर आ सकता है, बट 3.5 नहीं आ सकता. लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं अपने थ्योरी में जाते हैं तो 3.5 निकलती है. एक्सप्रेस्ड इन फॉर्मल टर्म्स, assume we have an random event in which there are m possible outcomes. If outcome j is a value xj and occurs with probability, हम probability को यहाँ पे शो कर रहे हैं by this terminology, then the expected value of the random variable x is क्या निकलेगी उसकी, वो इस फॉर्मूले से हम उसको प्रेजेंट करेंगे कि तो एक्सपेक्टेड आउटकम इक्वल टू समेशन ऑफ, ये कितने नंबर्स हैं आपके पास 1 to m के इस रेंज में वो फॉल कर सकता है, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाइड बाय द xj विच इज द वैल्यू, आउटकम की वैल्यू. तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप एक्सपेक्टेड वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं और इसको आप लिखेंगे. The idea of taking an expectation is not restricted to just the observed values of the random experiment. Return to the dice rolling example. For this experiment, we may also be interested in the expected value x square. This can be computed as कि हम उसको किस तरह कंप्यूट करेंगे कि हम उसका हर इंडिविजुअल आउटकम का स्क्वायर लेते जाएंगे, और एक्सपेक्टेड स्क्वायर जो आपके आउटकम का स्क्वायर निकलेगा वो किस तरह निकलेगा कि आपने 2 का स्क्वायर किया, ये 3 का स्क्वायर किया, ये 4 का, दिस इज फॉर 5 एंड दिस इज फॉर 6, और क्या आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकली दैट इज 15.167. वो एक्सपेक्टेड आउटकम को आप अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, and that comes around 15.167. तो आज के दिन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और जो टर्म्स यूज होती हैं इन पोर्टफोलियो थ्योरी, उनको फार्मूलाज उनके देखे, उन पे डिस्कशंस की और उनके एग्जांपल्स भी देखी कि वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं. ये तमाम चीज़ें अभी हम अगले टॉपिक्स में जब स्टार्ट करेंगे, पोर्टफोलियो का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसमें पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स और उनके रिस्क को कैलकुलेट करेंगे और उसमें उसके कोवेरियंस को निकालेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज आपकी यूज होंगी. अब पोर्टफोलियो की डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, और जो आउटलाइन में आपने देखा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की और भी बातें हो रही हैं, एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू की भी बातें हो रही हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.